हाँ जी दोस्तों, कल हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में पॉइंट शुरू किया था बुद्धि के सिद्धांत। ये साइकोलॉजी में यूनिट बुद्धि का चौथा वीडियो आज बन रहा है। 3 वीडियो पहले बन चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बुद्धि की परिभाषाएं की थी, दूसरी वीडियो में हमने बुद्धि के प्रकार किए थे, तीसरा वीडियो जो है ये बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित था। कल हमने बुद्धि के 7 सिद्धांत पढ़े थे। मैं एक बार 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और मेरे सभी मित्रों को भगवान शिव जी आशीर्वाद दे और जिस उद्देश्य से हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शिव जी महाराज हमारी सबकी वो मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। होप एजुकेशन की तरफ से आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, हमने बुद्धि के सिद्धांत में पहला सिद्धांत पढ़ा था एक तत्व सिद्धांत। कल वाला वीडियो यदि किसी ने नहीं देखा है, कोई नया है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आप लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी होप एजुकेशन, अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल पर जाकर के एजुकेशनल साइकोलॉजी के फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तब बढ़िया समझ में आएगा आपके। अब समझो दोस्तों, कल हमने स्टार्ट किया था एक तत्व सिद्धांत। पहला सिद्धांत था एक तत्व सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया था। दोस्तों, इस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक जो थे वो जॉनसन थे और ये अखंड सिद्धांत था, अविभाज्य सिद्धांत था। जॉनसन ने तो यहाँ तक इस सिद्धांत के बारे में कहा था कि यदि न्यूटन कविता लिखते तो वो कवि बन जाते। इस सिद्धांत के समर्थक थे स्टार्न, टर्मन और जर्मनी के एबिंगहॉस। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया था द्वितत्व सिद्धांत, जो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत में बताया था कि बुद्धि के 2 खंड होते हैं। एक खंड सामान्य बुद्धि जो जी कारक थी और दूसरी विशिष्ट बुद्धि जो एस कारक थी। सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और विशिष्ट बुद्धि अर्जित बुद्धि होती है। दोस्तों, इस सिद्धांत का मन नामक मनोवैज्ञानिक ने विरोध किया था और कहा था कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्पीयरमैन जिसे सामान्य बुद्धि कहते हैं वो अनेक घटकों से मिलकर बनी है, वो एक बुद्धि नहीं है। तीसरा, फिर स्पीयरमैन ने सन 1911 में 3 तत्व सिद्धांत दिया था। उन्होंने जी कारक और एस कारक दोनों को मिलाकर के एक सामूहिक कारक जी प्लस एस कारक और बता दिया था। 3 कारक सिद्धांत का वर्णन स्पीयरमैन ने अपनी पुस्तक एलिबिटीज ऑफ ए मैन में इसका वर्णन किया था। उसके बाद बहुखंड या बहुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था 1926 में, जहां थार्नडाइक ने बुद्धि के 6 तत्व बताए थे। इस सिद्धांत को हमें बालू का सिद्धांत, संश्लेषण सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत का नाम भी दिया था। और दोस्तों, यहाँ पर बुद्धि के 4 आयाम बताए थे। याद रखना है दोस्तों, 4 आयाम थार्नडाइक ने बताए थे और 3 आयाम आज बताए जाएंगे गिलफोर्ड के द्वारा, जो वीडियो मागामी आज बना रहे हैं। 4 जो आयाम बताए थे वो थे बुद्धि का स्तर, बुद्धि का विस्तार, बुद्धि की गति और बुद्धि का क्षेत्र। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत दिया था दोस्तों थ्रस्टन ने। मैंने आपको बताया थ्रस्टी क्रो थ्रस्टी होने पर समूह में जाते हैं और प्राइमरी क्लासेज में हम लोग थ्रस्टी क्रो की कहानियां पढ़ते थे। तो दोस्तों, यहाँ प्राइमरी मेंटल एलिबिटीज नामक बुक में थ्रस्टन ने वर्णन किया है कि बुद्धि के कुल 13 तत्व हैं, उनमें से 7 तत्व अति महत्वपूर्ण हैं। 7 तत्वों को याद करने के लिए हमने सरदार पटेल व वेंकटरमन याद किया था। आपने पढ़ा था दोस्तों कि थ्रस्टन ने इन 7 तत्वों को पहचान करने के लिए, इनका परीक्षण करने के लिए 2 बुद्धि परीक्षण किए थे। दोनों बुद्धि परीक्षणों के नाम थे, एक था शिकागो PMA बुद्धि परीक्षण, एक था SRA PMA बुद्धि परीक्षण। दोस्तों, कैरी नामक मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था और मैंने बताया कैरी खाने से हमारे माइंड में क्रॉस रोड्स बन जाते हैं, क्योंकि ये खट्टी होती है। तो कैरी की पुस्तक का नाम था क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ ए मैन। दोस्तों, इसके बाद में सैंपल थ्योरी आई थी। सैंपल थ्योरी का अर्थ था कि इसको सैंपल को हिंदी में बोला जाता है प्रतिदर्श सिद्धांत या वर्ग घटक सिद्धांत जिसको कहते हैं। प्रतिदर्श या वर्ग घटक सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। दोस्तों, यहाँ थॉमसन ने बताया था कि बुद्धि एक वर्ग है। याद रखना है दोस्तों, बुद्धि एक वर्ग है, ये बात थॉमसन ने बताई है। और आज गार्डन बुद्धि को एक घन की संज्ञा दे देंगे। तो बुद्धि एक वर्ग है, गार्डन घनाभ की संज्ञा देंगे। तो बुद्धि को वर्ग की संज्ञा दी थी किसने?
थॉमसन ने बताया कि बुद्धि अनेक घटकों से मिलकर के बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में बर्टन को जचाना है आप लोगों को। तो बर्ट और बर्टन ने सीक्वेंशियल थ्योरी दी थी। सीक्वेंशियल को हिंदी में कहते हैं क्रमिक के सिद्धांत या बुद्धि वरीयता क्रम का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि मैं प्रथम वरीयता सामान्य बुद्धि को देता हूं और द्वितीय वरीयता विशिष्ट बुद्धि को देता हूं। यानी इनके अनुसार सामान्य बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है और विशिष्ट बुद्धि कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये बुद्धि के अभी तक के पढ़े हुए सिद्धांत को हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की 5-7 मिनट, ताकि आप लोगों को याद हो। आज का जो आगामी टॉपिक है, यहाँ आज 3 सिद्धांत और करवाने जा रहा हूं। इसी के साथ बुद्धि के सिद्धांत पूरे हो जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों लगभग 1 घंटा का होगा। आप आराम से कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, और आराम से आप लोग नोट्स बनाएं। बहुत बढ़िया आप लोगों के समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ऐसा मुझे पता है, क्योंकि एक दिन में 250 से 300 व्यूज बढ़ रहे हैं हमारे। इससे मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि आप लोग काफी देख रहे हैं इसको। मुझे खुशी भी है। इसको और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंचे और हमारा प्रोत्साहन और बढ़े। आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो नंबर 8 बुद्धि का सिद्धांत लिख सकते हैं। नंबर 8 बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत दोस्तों, आयाम 3 होते हैं। साइंस में भी त्रिआयाम 3 ही होते हैं, और ये त्रिआयाम साइंस से संबंधित थोड़ी सी शब्दावली में मान सकता हूं। इसको 3D थ्योरी भी कहते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या 3D थ्योरी, 3D सिद्धांत, 3 डायमेंशियल थ्योरी। 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कमरे के कॉर्नर में आप यदि देखेंगे तो आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। कॉर्नर में ये 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 आयाम होते हैं जिनको साइंस में एक्स, वाई और जेड से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसी से संबंधित ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, आप लोग आराम से बढ़िया तरीके से समझेंगे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने सन 1964 में। यानी ये सिद्धांत ज्यादा पुराना नहीं है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड ने बताया था कि बुद्धि घनाभ के आकार की होती है और कैसे होती है, और बुद्धि के 3 आयाम कौन कौन से होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। याद रखेंगे 3 आयाम गिलफोर्ड बता रहे हैं, 4 आयाम थॉर्नडाइक ने बताए थे बुद्धि के। कौन कौन से बताए थे? बुद्धि का विस्तार, क्षेत्र, गति और कौन सा था? स्तर। याद आए आपके? तो वो 4 बताए थे थॉर्नडाइक ने। कौन से सिद्धांत में? बहुखंड या बहुक्रिया सिद्धांत में। और यहाँ 3 आयाम बता रहे हैं गिलफोर्ड। कौन से सिद्धांत में? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में। इस सिद्धांत को 3D सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों यह सिद्धांत बुद्धि की संरचना का वर्णन करता है। बुद्धि की संरचना का वर्णन करता है दोस्तों ये सिद्धांत। अब एक बार आप थोड़ा सा समझेंगे। मैं एक घनाभ बना रहा हूं, उस पर मैं 4, 5 और 6 लाइनें खींचूंगा। आप लोगों ने गिलफोर्ड का सिद्धांत काफी लोगों ने पढ़ा है, काफी लोगों ने रीट की तैयारी भी की है पहले, तो रीट की तैयारी में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत हो सकता है सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा हो। आज इस सिद्धांत को आप एक नए सिरे से पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको शायद इतना गहराई तक इसका नॉलेज नहीं था। आज समझेंगे आप। 3 आयाम कौन कौन से बताए थे बुद्धि के? पहले आप इस सिद्धांत को आराम से समझ लो, मैं लिखवा दूंगा। 3 आयाम बताए थे। कोप, COP। सी का मतलब होता है कंटेंट। कंटेंट को हिंदी में कहा जाता है विषय वस्तु। बुद्धि के 3 आयाम कौन कौन से बताए? पहला कंटेंट यानी विषय वस्तु, दूसरा ओ यानी ऑपरेंट, ऑपरेंट यानी संक्रिया, तीसरा पी यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, उत्पाद। अब दोस्तों आप लोगों को 4, 5 और 6 लिखना है यहां पर। 4, 5, 6। गिलफोर्ड ने 4 विषय वस्तु के तत्व बताए थे, 5 संक्रिया के बताए थे, 6 उत्पाद के बताए थे। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यह चीज क्या है विषय वस्तु।
ये क्या संक्रिया है, ये क्या उत्पाद, क्या होता है ये क्या होता है? सुनो आप, मान लीजिए हमारे पास कोई समस्या है। आप एक छठी क्लास के बच्चे की कल्पना कीजिए। छठी क्लास के बच्चे को जोड़ सीखना है। तो जो समस्या आई, वो समस्या कई तरीके से आ सकती है। जोड़ सीखना है, हो सकता है बच्चे को आ नहीं रहा हो सकता है बच्चे को घबरा रहा हो। तो जो समस्या है वो उसकी विषय वस्तु है। जो समस्या, जिस समस्या का वो विश्लेषण करना चाहता है, वो उसकी विषय वस्तु है। अब वो उस समस्या का समाधान करने के लिए माइंड में जो प्रक्रिया बनाएगा, वो उसकी संक्रिया है। समस्या आई, विषय वस्तु, समस्या हल करने की प्रक्रिया, संक्रिया, और समस्या हल करने के बाद प्राप्त होने वाला रिजल्ट उसका उत्पाद है। ये बात क्लियर हो गई आपके? समस्या आई, जैसे अब मान लो आप लोग गिलफोर्ड का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, आप यही पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब समस्या क्या है इसको समझना, तो ये विषय वस्तु हो गई। पृथ्वी जी से बड़े गौर से समझ रहे हैं इसको, तो ये विषय वस्तु हो गई। 2 नंबर बात है, विषय वस्तु आपके समस्या होगी, आप जो समझना चाहते हैं। अब संक्रिया, अब आप जो माइंड लगा रहे हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं आप, वो आप संक्रिया कर रहे हैं। और इसके बाद आपके सिद्धांत समझ में आ जाएगा, आप इस सिद्धांत की प्रणाली को समझ पाएंगे, वो इसका उत्पाद होगा। पहली बात। दूसरी बात, 4 विषय वस्तु कौन कौन सी हैं? 4 विषय वस्तु होती है आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यावहारिक। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। 4 विषय वस्तु, पहली आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यावहारिक। अब देखो 4 विषय वस्तु कौन कौन सी है? पहली आकृतिक, दूसरी शाब्दिक, तीसरी सांकेतिक, चौथी व्यावहारिक। अब दोस्तों देखो कैसे आकृतिक, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी समस्या हमारे सामने आकार लेकर आ सकती है, शब्दों के रूप में आ सकती है, संकेत के रूप में आ सकती है, व्यवहार के रूप में आ सकती है। हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या एक प्रकार से ये समस्या होती है ना, वही हमारी समस्या समाधान में मार्ग प्रशस्त करती है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं समस्या आने का प्रकार है। तो 4 प्रकार की विषय वस्तु है, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यावहारिक। याद हो गई आपकी? संक्रिया, 5 संक्रियाएं हैं, बहुत इजीली याद हो जाएंगी आपके। संक्रिया का अर्थ क्या होता है? समस्या समाधान करने की प्रक्रिया। आप दिमाग में जो करते हैं समस्या को समाधान करने के लिए, तो आपको समस्या समाधान करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक नंबर बात, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब संज्ञान होना चाहिए। संज्ञान, और आपके पास मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी का मतलब यादाश्त होनी चाहिए। आपके पास चिंतन की क्षमता होनी चाहिए। चिंतन कौन कौन सा? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। इस पर हम लोग आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे, जहां चिंतन पॉइंट आएगा थोड़ा बहुत। तो देखो प्रक्रिया में 5 चीजें क्या क्या? संज्ञान, यादाश्त, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। समझ गए आप लोग? तो प्रक्रिया में कितने घटक हो गए? 5। कौन कौन से? पहला संज्ञान, दूसरा यादाश्त, मेमोरी, यादाश्त, तीसरा अभिसारी चिंतन, चौथा अपसारी चिंतन, ये लीजिए जी अपसारी चिंतन, और 5वां मूल्यांकन, ये लीजिए मूल्यांकन। ये 5 हो गए। अब उत्पाद 6, यानी हमें रिजल्ट 6 रूपों में प्राप्त होगा। अब इसका किस प्रकार से इसको याद रखेंगे? ये इकाई, वर्ग, संबंध। तो मैं आपको एक लाइन, एक ट्रिक बता रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं इसको। इकाई वर्ग का संबंध, इकाई वर्ग का संबंध, प्रत्यावर्तन, इकाई वर्ग का संबंध
प्रत्यावर्तन में निहित है। इकाई वर्ग का संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली में निहित है। इकाई वर्ग का संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली में निहित है। अब देखो दोस्तों, यहाँ उत्पाद 6 आते हैं। कौन कौन से? इकाई वर्ग संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली और निहितार्थ। एक बार मैं इसको पूरा रिपीट करता हूं, पूरा याद हो जाएगा आप लोगों के लिए। ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, और मैं साथ साथ लिखवा दूंगा आपको। तो आप हेडिंग डालेंगे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ब्रैकेट में लिख देंगे 3D सिद्धांत, और आगे एक लाइन लिखना चाहो, लिख देंगे यह सिद्धांत बुद्धि की संरचना की व्याख्या करता है। लिख लो आप लोग, यह सिद्धांत बुद्धि की संरचना की व्याख्या करता है। नीचे लिख सकते हैं आप लोग प्रतिपादक गिलफोर्ड, ब्रैकेट में 1964, प्रतिपादक गिलफोर्ड 1964। अब नीचे लिखो आप, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। नंबर 1 सी, इंग्लिश में लिखना चाहो तो कंटेंट। कंटेंट यानी विषय वस्तु। विषय वस्तु लिख लो, कंटेंट यानी विषय वस्तु। लिखना चाहो लिख लो। समस्या उत्पन्न करने वाली सामग्रियां, विषय वस्तु समस्या उत्पन्न करने वाली सामग्रियां, तथा जो समस्या उत्पन्न करते हैं ना दोस्तों, वहीं से समस्या का हल निकलता है हमारे माइंड में। तथा समस्या समाधान में आवश्यक सामग्रियां, तथा समस्या समाधान में आवश्यक सामग्रियां। ठीक है, तो ये 4 हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन सी, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यावहारिक। तो ये 4 है, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यावहारिक। ये लीजिए। अब आता है नंबर 2। वीडियो को पॉज कर लेना, बीच में रोक लेना है एक बार यदि लिख नहीं पाए हो तो। नंबर 2 ओ यानी ऑपरेंट। ऑपरेंट यानी संक्रिया। संक्रिया यानी प्रक्रिया। संक्रिया यानी प्रक्रिया। तो आप लोग लिख सकते हैं समस्या समाधान करने की प्रक्रिया। समस्या समाधान करने की प्रक्रिया। इसके 5 हैं। कौन कौन से मैंने बताया समस्या समाधान करने के लिए? ज्ञान होना चाहिए, याददाश्त होनी चाहिए, चिंतन होने चाहिए। कौन कौन से? अभिसारी और अपसारी, और मूल्यांकन होना चाहिए। तो देखो, संज्ञान पहला, उसके बाद याददाश्त दूसरा, उसके बाद में अभिसारी चिंतन तीसरा, उसके बाद में अपसारी चिंतन चौथा, और उसके बाद में मूल्यांकन पांचवा। ठीक है। अब नंबर 3 पी, मैंने कोप लिखा है, ये COP कोप। पी का मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। वीडियो पॉज करके आप लोग ये पांचों लिख सकते हैं। अब नंबर 3 पी यानी प्रोडक्ट। आप लिख सकते हैं समस्या समाधान के पश्चात प्राप्त परिणाम। समस्या समाधान के पश्चात प्राप्त परिणाम। तो मैंने यहां लिखा था एक लाइन, आप तो चाहो तो लिख सकते हैं इकाई वर्ग का संबंध। इकाई वर्ग का संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली से है या प्रणाली में निहित है। इकाई वर्ग का संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली में निहित है। तो क्या क्या हो गए? ये 6 हैं। कौन कौन से? इकाई वर्ग संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली और निहितार्थ। निहितार्थ।
दोस्तों ये 6 उत्पाद हो गए। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में जो 3 जो आयाम बताए थे, वो 3 आयाम बताए थे, COP, कंटेंट, ऑपरेंट, प्रोडक्ट, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। 4 विषय वस्तु थी, 5 संक्रियाएं थी, 6 उत्पाद थे। और जो 6 उत्पाद हैं, जो 6 प्रोडक्ट हैं, वो ये है: इकाई वर्ग का संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली में निहित है। यानी इकाई वर्ग संबंध प्रत्यावर्तन प्रणाली और निहितार्थ, ये 6 प्रोडक्ट हैं। इनका दोस्तों वर्णन करना हमें एक एक के लिए कोई आवश्यक नहीं है, इतनी गहराई से कोई प्रश्न बनता भी नहीं है। ये आप लोगों ने उतार दिया होगा। अब देखो दोस्तों, ये इनसे बुद्धि की संरचना कैसे बनेगी, क्या काम आएंगे, ये बुद्धि के तत्व कैसे बनेंगे, अब आप लोग गौर से समझेंगे। दोस्तों, गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था यहां से, तो मैं एक बार हेडिंग डाल रहा हूं, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का मॉडल। आप लोग लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का मॉडल। अब गौर से समझो आप, त्रिआयाम जो होते हैं, 3 जो आयाम होते हैं, उन 3 आयाम से संबंधित, मैं देख रहा हूं कहां तक दिखाई दे रहा है आपको। जो 3 आयाम हम ऐसे बनाते हैं, मैंने बताया था अभी आपको XYZ, ऐसा ही कुछ बनाया था किसने, गिलफोर्ड ने। इसको कहते हैं दोस्तों मूल बिंदु। यहां पर इन्होंने लिखा था I, और I का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को कहते हैं हम लोग बुद्धि। अब 3 आयाम कौन कौन से बनाए, COP। C का मतलब विषय वस्तु, विषय वस्तु के तत्व कितने थे, 4। O का मतलब ऑपरेंट, ऑपरेंट का मतलब संक्रिया, संक्रिया, संक्रिया के कितने तत्व थे, 5। P का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, उत्पाद के कितने तत्व थे, 6। इसको इसने घनाभ में डाला। अब घनाभ में कैसे डाला, एक बार आप गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। यानी हम ये कह सकते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि घनाभ आकार की होती है। आप ये बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का घनाभ बनाना है, बना लेना। अब देखो, मैं 3 प्रकार की लाइनें खींचूंगा। घनाभ के कुछ 6 फलक होते हैं, 2 फलकों पर 4 लाइनें आएंगी, 2 पर 5 लाइनें आएंगी, 2 पर 6 लाइनें आएंगी। आप इनको समझेंगे कैसे, जैसे मैं इनको यहाँ 4 लाइन खींच रहा हूं, सपोज कीजिए यहाँ इसको 4 टुकड़ों में काट रहे हैं ऐसे, दो, और ये देखो दोस्तों 4 टुकड़े बन गए। 4 टुकड़े नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4। ये जो 4 टुकड़े बने हैं, ये दोस्तों विषय वस्तु है। ये जो विषय वस्तु के जो 4 तत्व थे ना, वो ऐसे थे। विषय वस्तु के 4 तत्व कौन कौन से थे, याद नहीं है, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और कौन सा था, व्यवहारिक। याद रखो यार, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक, ये 4। ठीक है दोस्तों, अब 5 लाइनें खींची, 5 खंड बनाई, मतलब ऐसे। पहला खंड, दूसरा, तीसरा, ये थोड़े छोटे बड़े हैं, वास्तव में एक जैसे ही बनते हैं। तो ये 5 खंड बन गए, देखो 1 2 3 4 5। ये जो 5 लाइन 5 खंड है, ये है दोस्तों ऑपरेंट। ऑपरेंट का मतलब संक्रिया, संक्रिया। इसके 5 तत्व कौन कौन से, याद आ रहे हैं, संज्ञान, यादाश्त, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। ठीक है। अब दोस्तों 6 लाइनें खींची इसने, 6 खंड बनाए, कैसे, ऐसे।
1 2 3 4 5 और 6। ये दोस्तों जो 6 खंड बनाए हैं, ये 6 लाइनें प्रोडक्ट यानी उत्पाद को प्रदर्शित करती हैं, जिसके 6 तत्व हैं। ये 6 तत्व कौन कौन से थे? इकाई, वर्ग, संबंध, प्रत्यावर्तन, प्रणाली, निहितार्थ। ये था बुद्धि का मॉडल दोस्तों। एक बार गौर से समझिए आप, बुद्धि के मॉडल में जो गिलफोर्ड ने मॉडल बनाया, ये मॉडल दोस्तों घनाभाकार था। इस मॉडल को SI मॉडल भी कहते हैं या प्रज्ञा मॉडल भी कहते हैं। SI मॉडल या प्रज्ञा मॉडल। SI का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल या प्रज्ञा मॉडल। ये मैं आप लोगों को भी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मॉडल समझ में आया आपके? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के 120 तत्व बताए थे। आप लोग ऐसे करते हैं उनको 4 × 5 × 6 = 120। बात आपकी सही है। आप ये भी जानते हैं कि इसमें 2 बार संशोधन हुआ था, खैर वो आप बताएंगे। ये 120 आए कहां से? दोस्तों ये जो एक खंड है ना, ये एक खंड वो बुद्धि का एक प्रकार है। या आप यदि ऐसे खंड गिनेंगे ना चारों तरफ से, तो वो 120 खंड आएंगे। ये था दोस्तों 120 खंडों की कहानी। बात समझे नहीं समझे आप लोग? जो घना बनाया ना, उसमें 4 लाइनें खींची, फिर 5 खींची, 6 खींची, उसके बाद उनको मिलाने से जो खंड बने, जो टुकड़े बने, वो प्रत्येक टुकड़ा बुद्धि का एक प्रकार था। आप लोगों को पता होगा कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 120 तत्व होते हैं। वो 120 तत्व, ये 120 खंड थे। समझ गया बात? तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये इतनी चीज बना लेंगे। मैं लिखवा देता हूं आपको। अब देखो, नीचे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। गिलफोर्ड का सिद्धांत बुद्धि के प्रज्ञा मॉडल या SI मॉडल की व्याख्या करता है। बुद्धि के प्रज्ञा मॉडल या SI मॉडल की व्याख्या करता है। SI का पूरा नाम लिख लो, स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये SI का पूरा नाम है। तो SI मॉडल किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। यह मॉडल लिख सकते हैं आप लोग, यह मॉडल घनाभ आकार है। घनाभ में कंफ्यूज नहीं होना है। घनाभ ऑटोमेटिक बन गया ना, 4 5 और 6 लाइनें ऐसे खींच रहे हैं हम लोग, टुकड़े सारे बराबर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वो घनाभ हो गया। यदि 4 लाइन खींचते तो घन हो जाता। ठीक है, अब लिखो स्टार बना करके बुद्धि के तत्व। अब आप लोगों को पता ही होगा बुद्धि के तत्व। सबसे पहले प्रारंभ में क्या किया? C × O × P करना आप लोगों को, जो क्या है 4 × 5 × 6 = 120 तत्व है। ये इस घनाभ के 120 खंड भी है। इसमें 2 बार संशोधन हुए। 2 बार। पहला संशोधन हुआ था 1980 में। 1980 में संशोधन हुआ तो क्या क्या देखो, C को 5 कर दिया, O को 6 कर दिया। C को कितना कर दिया? 5, यानी विषय वस्तु 5 होगी। ऑपरेंट को 6 कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट 6 के 6 ही। इनको एक एक बढ़ा दिया, बढ़ाते ये देखो 6 × 5 = 30, 30 6 = 180। वर्तमान में फिर दूसरा संशोधन किया गया। इसमें वर्तमान में दूसरा संशोधन किया गया। तब क्या किया दोस्तों, ये जो 6 थे ना, इनको वापिस 5 बना दिया गया, और 5 × 5 × 6, और वर्तमान में इसके
50 तत्व हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 24 तत्व बताए। प्रथम संशोधन के पश्चात 180 तत्व हो गए। वर्तमान में इसके 150 तत्व हैं। वर्तमान में केवल विषय वस्तु में एक जुड़ा है। 1980 में जब सबसे पहले संशोधन हुआ था तब एक विषय वस्तु को जोड़ा गया था, एक संक्रिया को जोड़ा गया था और प्रोडक्ट 6 रहे। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों में से उत्पाद एक ऐसी चीज है जिसमें से अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और संक्रिया ऐसा है जिसमें 2 बार संशोधन हो चुका है। पहले 4 से 5 से 6 हुआ, 6 से वापिस 5 हो गया। विषय वस्तु में एक बार संशोधन हुआ है, बाद में संशोधन नहीं किया गया। दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में, किसमें कितनी बार संशोधन हुआ। मैंने एक बार एचटेट का पेपर देखा, उसमें क्वेश्चन था कि गिलफोर्ड के मॉडल में वो कौन सा कारक है जिसमें 2 बार संशोधन हुआ। अब कंफ्यूज हो गए विद्यार्थी कि सर 2 बार संशोधन किसमें हुआ। ऑपरेंट में हुआ है ना, देखो आप इसमें संक्रिया में पहले 5 थे, कितने हो गए 6, पहला संशोधन। 6 से वापिस कितने हो गए 5, दूसरा संशोधन। यह है दोस्तों बुद्धि का पहला मॉडल, जो बुद्धि की संरचना का मॉडल, त्रिआयामी मॉडल जो गिलफोर्ड ने दिया था। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। आपको यदि ऐसे लगे कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक प्रकार से वो रिवीजन हो जाएगा। यह था दोस्तों बुद्धि का 8वां महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसके बाद आता है छोटा सा एक सिद्धांत 9वां, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, जो मैं पहले करवा चुका। तरल ठोस सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक हेब ने, और हेब ने बुद्धि के 3 खंड बताए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए। हेब के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। बुद्धि के 3 प्रकार, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। वर्मन याद आ रहा है? वर्मन ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जन्मजात बुद्धि, अर्जित बुद्धि और जो बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापी जाती है वो बुद्धि। 3 बुद्धि बताई। हेब ने कुछ नहीं किया, उनके आगे एबीसी लिख दिया। हेब बुद्धिमान ज्यादा था, उसने क्या किया कि जन्मजात बुद्धि को ए लिख दिया, जन्मजात बुद्धि ए, दूसरी बुद्धि अर्जित बुद्धि बी, अर्जित बुद्धि, और तीसरी बुद्धि जो है वो बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है। दोस्तों एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग साइकोलॉजी अप्रोक्स 40 दिनों में पूरी कर लेंगे। अब हमारे पास पर्याप्त कुछ संसाधनों में वृद्धि की हमने, पृथ्वी जी ने बड़ी दया मेहर करके हम पे अच्छा इन्वेस्ट किया है थोड़ा, तो डाटा वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी थोड़ी, तो अब मैं डाटा खूब चढ़ा सकता हूँ, खूब वीडियो बना सकता हूँ। अप्रोक्स 40 दिन में हम ये मान सकते हैं कि 10 अप्रैल तक हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट दोनों पूरी कर देंगे, और इसी दौरान हमारी पॉलिटी पूरी हो जाएगी। केमिस्ट्री के वीडियो डाल ही रहे हम, पॉलिटी पूरी हो जाएगी। पॉलिटी पूरी होते ही हम लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में आज लिंक आ जाएगा जनरल साइंस के लिए दोस्तों, तो आप जनरल साइंस भी देख लेंगे। फिजिक्स चल रहा है वहां पर भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा आपको, मेरे वाले यूट्यूब आप जो देख रहे हैं वहां से आप जनरल साइंस भी पढ़ सकेंगे। पॉलिटी पूरी होते ही हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी वीडियो बनाएंगे, जितना हो सकता है उतने सारे वीडियो बनाएंगे, और अप्रैल के अंदर सारा सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग। आगे हमारे पास मई और जून 2 महीने पूरे बचेंगे, इसलिए हमें यह नहीं सोचना है कि 1 घंटे का साइकोलॉजी का वीडियो, इसमें टाइम बहुत लगेगा। नहीं, यदि आप लोग मेरे 40 वीडियो साइकोलॉजी के पूरे देख लेंगे, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग 25 क्वेश्चन मिनिमम सही कर देंगे, क्योंकि शायद इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी आपकी और हमारी किस्मत है। मैंने पर्याप्त मैटर लेने का प्रयास किया है। तो ये दोस्तों तरल और ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि जन्मजात बुद्धि को कहते हैं, ठोस बुद्धि अर्जित बुद्धि को कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ये नॉर्मल सा सिद्धांत था। अब आगे जो आता है नेक्स्ट सिद्धांत, वो बहुत ही बढ़िया सिद्धांत आता है। उस सिद्धांत का कारण है कि वो आपको कंफ्यूज करेगा।
कैसे? 10वें सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये कंफ्यूज क्यों करेगा? क्या कारण है इसका? इसका कारण है हमारा खुद का ही नॉलेज। हमने पहले बहुखंड या बहुक्रिया सिद्धांत पढ़ा था। बहुखंड या बहुक्रिया सिद्धांत, और अब हम पढ़ रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखो, कंफ्यूज करने वाली बात तो आ गई ना। यहां यह सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। यह सिद्धांत 1926 में दिया गया था, जिसमें बुद्धि के अधिकतम 6 खंड बताए थे, और यह सिद्धांत अभी तक चल रहा है, जिसमें 10वां खंड, 10वां प्रकार तो आ गया, और आते जाएंगे। है? दूसरी बात, यह सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, यह थार्नडाइक ने दिया है। यहां बुद्धि के अधिकतम 6 खंड बताए, 6 खंड बताए हैं। उनमें से वो बद्ध का सिद्धांत वाला था, 4 इसके आयाम बताए थे। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? दोस्तों, एक मारवाड़ी में कहावत है, जो मीठे लोग होते हैं ना, जो अच्छे बोलते हैं आप लोगों की तरह, उनके बारे में कहा जाता है कि थाने खांड बहुत पसंद है। थाने यानी थार्नडाइक, खांड यानी खंड। खांड कहते हैं चीनी को, जो पाउडर फॉर्म में आती है, आपको पता ही है। तो थाने खांड पसंद है, यानी थार्नडाइक वाला जो है वो बहुखंड सिद्धांत है। नेक्स्ट बात दोस्तों, ये तो अब कंफ्यूजन कुछ थी, ये तो दूर होगी। इसको और याद कैसे रखें? ये पृथ्वी जी की देन से मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, आज पृथ्वी जी ने बनाई थी। दोस्तों, बहुआई, कैसी बहुआई? ज्यादा बुद्धि वाली बहू। और ज्यादा बुद्धि वाली बहू होती है ना, वो फेमस हो जाती है। तो उसकी रखवाली करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा समाज होता है वो मध्यम वर्ग का होता है। मध्यम वर्ग के समाज में बहू बहुत ज्यादा बुद्धि वाली, यदि कोई बहू आ जाती है, ज्यादा बुद्धि वाली बहू आ जाती है, तो फिर उसकी रखवाली के लिए, या फिर हम उसको दूसरे तरीके से पढ़ें, तो जो ज्यादा बुद्धि वाली बहू आती है ना, वो गार्डन में जाती है। गार्डन का हमारे जो बगीचा होता है, हमारे गांव में तो खैर नहीं होता है, और गार्डन में जाने के कारण वो फेमस हो जाती है। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बहू ज्यादा बुद्धि वाली या बहुबुद्धि वाली बहू, या सीधे बहू लिख सकते हैं यहाँ पर। बहू गार्डन में जाने से फेमस हो गई। बहू जो है वो गार्डन में जाने से फेमस होगी, क्योंकि हम जो गांव से जो विशेष रूप से बिलोंग करते हैं, हमारा गांव तो वैसे भी गांव बहुत बढ़िया गांव है। वैसे आप लोग हंस रहे हो हमारे गांव पर। हमारा गांव शिमला है दोस्तों, सरदार शहर तहसील, जिला चूरू में। अच्छा गांव है, बहुत अच्छा। आप लोग कभी आओ तो घूमने आना। शिमला हिमाचल प्रदेश के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे आप कहीं, इतना मुझे पता है, क्योंकि सरदार शहर नाम ले लिया मैंने। तो जो गांव में बहू है ना, वो गार्डन में नहीं जाती है, यदि जाए तो वो फेमस हो जाती है। ऐसे गांव वाले लोग कहने लग जाते हैं कि अरे बहू जो है वो गांव में गार्डन में चलेगी। तो आपको अब ये फेमस क्यों याद रखना? आपको गार्डनर की बुक है, गार्डनर की बुक का नाम देखो, फ्रेम्स। यहां से आपको फेमस याद रखना है, फ्रेम्स से फेमस नाम याद रखना है। फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड। देखो फेमस गार्डन, बहू जो है गार्डन में गई है, फेमस हुई है। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं उनको तो ये ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये गार्डनर ने दी है। तो गार्डनर ने दिया, जिनकी बुक का नाम तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से निकाल लेंगे। इंग्लिश में बहुबुद्धि को ही मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो अब देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। गार्डन में बहू क्यों गई? क्योंकि वो ज्यादा बुद्धि वाली थी। बहुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। गार्डनर की बुक का क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ये उतार लो आप लोग,
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गार्डन ने सबसे पहले बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। बुद्धि के 7 तत्व बताए थे। 7 तत्व बताए थे गार्डनर ने। तो एक लाइन लिखो आप लोग, गार्डनर ने बुद्धि के 7 तत्व बताए। सन 1998 में, सन 2000 में और 2017-18 में भी, अभी 2018 में जुलाई के आसपास 3 बार इसमें संशोधन हुए। गार्डनर 7 तत्व बताए, 1998 में 8वां तत्व जोड़ दिया और तत्वों की संख्या होगी 8। 2000 में तत्वों की संख्या होगी 9 और 2018 में तत्वों की संख्या होगी 10। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में बुद्धि के 10 तत्व हैं, 10 प्रकार हैं और वर्तमान में भी खोज जारी है इस सिद्धांत में और तत्वों की संख्या जुड़ सकती है, इसलिए ये संख्या फिक्स नहीं है। अब समझो आप, ये तो लिख लो आप लोग, चाहे गार्डनर ने 7 तत्व बताए थे या 7 प्रकार बताए थे, इसमें 3 बार संशोधन हुआ। पहला सन 1998 में 8वां तत्व जुड़ा, दूसरा 2000 में 9वां प्रकार जुड़ा है, तीसरा 2018 में 10वां प्रकार जुड़ा है। ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी। अब ये 10 प्रकारों का वर्णन करते हैं हम लोग। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कौन कौन सी होती है। पहली, भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि यानी जिसमें भाषा से संबंधित ज्ञान होता है। लेखक, कवि, लेखक के पास भाषिक बुद्धि है। साहित्यकार, व्याख्याता जो आप लोग बनने जा रहे हैं, व्याख्याता, वकील यानी एडवोकेट, इन लोगों में, पत्रकार, इन लोगों में भाषिक बुद्धि होती है, भाषा से संबंधित ज्ञान होता है इन लोगों। आप लोगों के ये रटना नहीं है, ऑप्शन आएगा ना तो हमें पता चल जाएगा। जैसे आ गया पत्रकार में बुद्धि है, ऑप्शन ए भाषिक बुद्धि, ऑप्शन बी संगीतीय बुद्धि, तो पत्रकार में संगीत कहां से आएगा, ऑप्शन सी शरीर गति बुद्धि, तो पत्रकार कहां नाचता है भाई। तो ऑप्शन देखते पता चल जाएगा अपने को। नंबर 2, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जो स्थान के बारे में जानकारी रखता है। नेविगेटर यानी पथ प्रदर्शक। हम पूछते हैं, मान लीजिए कि उसका घर कहाँ है, कोई बता दे आप राइट जाओ फिर लेफ्ट मुड़ना, तो वो पथ प्रदर्शक। वास्तुकार, वो भी स्थानिक बुद्धि रखते हैं। पथ प्रदर्शक, वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूर्तिकार, इसमें स्थानिक बुद्धि कैसे है। इसमें स्थानिक बुद्धि ऐसे है कि मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सी स्थान पर नाक बनानी है, कौन से स्थान पर आंख बनानी है। वो उल्टा, वरना तो उल्टा पुल्टा बना देगा। इसलिए मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है। मूर्तिकार, सर्वेक्षण करता, जो सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करता, इनमें स्थानिक बुद्धि। नंबर 3 बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि। शरीर गतिक बुद्धि का मतलब जो लोग शरीर की गति कराएंगे उनमें शरीर गतिक बुद्धि पाई जाएगी। जैसे नर्तक जो नाचते हैं, खिलाड़ी, जिम्नास्टिक, इनमें सब में शरीर गतिक बुद्धि होती है। कर्तव्यवाच, जो सर्कस वगैरह दिखाते हैं, कर्तव्यवाच, इन सभी में श्रमिक, अभिनेता, सृजन, श्रमिक, इन सब में श्रमिक है तो वो शरीर की गति करेगा तभी तो वो काम करेगा। नेक्स्ट, नंबर 4, संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि किन में होती है। संगीत बुद्धि गीतकार, गायकार जो होता है, वाचक जो ढोल वगैरह बजाते हैं,
कोई जो अन्य कोई भी बाजा बजाता है, गायक, इस प्रकार के लोगों में संगीत बुद्धि होती है। तो ऑप्शन तो ऐसे आना है कि कर्तव्यबाज में बुद्धि है। ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि, बी भाषिक बुद्धि, सी संगीत बुद्धि, डी शरीर गतिक बुद्धि। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग उसका आंसर दे सकेंगे। आप एक बार इसको उतारो। उतार दिया। नंबर 4, 5 गणितीय तार्किक बुद्धि। गणितीय तार्किक बुद्धि यानी जिनमें गणित और तर्क हो, गणितीय तार्किक बुद्धि। पहला गणितज्ञ, जो गणित पढ़ाते हैं, गणित समझाते हैं, गणितज्ञ। दूसरा वास्तुकार, वास्तुकार में भी गणितीय तार्किक बुद्धि होती है, किसकी लंबाई चौड़ाई कितनी करनी है, क्या करना है, उसमें होती है। नेक्स्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट यानी क्या कहते हैं उसको, लेखा जो भी है। खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री का मतलब जो ये तारा वगैरह इनकी गणना करता है आकाश में। ज्योतिष, यहां सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों दार्शनिक। दार्शनिक में तार्किक बुद्धि होती है, तर्क देता है किसी भी चीज का कि ये चीज है, ये चीज नहीं है, ऐसी। अर्थशास्त्री, इन सब में गणितीय तार्किक बुद्धि है। नंबर 6 इंटरपर्सनल बुद्धि। इंटरपर्सनल बुद्धि, इंटरपर्सनल को हिंदी में कहते हैं अंतरव्यक्तिक बुद्धि। आप लोग लिख सकते हैं अंतरव्यक्तिक बुद्धि या व्यक्तिक अन्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहती है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है या एक मानसिक मनोचिकित्सक है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले का दिमाग पढ़ने का काम करेगा। ये इंटरपर्सनल बुद्धि होती है, अंतरव्यक्तिक बुद्धि होती है। जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, इस प्रकार के लोग जो दूसरे की बुद्धि पढ़ने का काम करेंगे। समाज सेवी, शिक्षक, टीचर, ये हमारी वाली बुद्धि जानी। गणित के टीचर में तो होती है गणितीय तार्किक बुद्धि और शिक्षक में होती है इंटरपर्सनल बुद्धि। चिकित्सक, सर्जन में तो होती है शरीर गतिक बुद्धि। सर्जन जो चिकित्सक होता है क्योंकि वो शरीर की गति करवाएगा। अन्य चिकित्सक जो होते हैं उनमें होती है इंटरपर्सनल बुद्धि। मनोचिकित्सक भी चिकित्सक ही है। विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि उसका काम विकास करना है तो दूसरे का विकास करेगा, इसलिए उसमें इंटरपर्सनल बुद्धि मानी जाएगी। नंबर 7 व्यक्तिक आत्मबुद्धि। व्यक्तिक आत्मबुद्धि, व्यक्तिक आत्मबुद्धि का मतलब जो आत्मा की शुद्धि का काम करते हैं, जो अपनी आत्मा से संबंधित विवेचना करते हैं। संत महात्मा, ढंग के संत महात्मा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग ऐसे आसाराम वगैरह पे मत जाना। जो वास्तव में संत होते हैं उन संत महात्मा की बात मैं कर रहा हूं। नंबर 8 प्राकृतिक बुद्धि। अब देखो गार्डनर यहाँ तक बता के गए थे 7वें तक, अब 8वां 1998 में जुड़ा था प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि किन में होती है, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। जैसे प्रकृतिविद, जो प्रकृति के वैज्ञानिक हैं। पर्यावरणविद, जो पर्यावरण से संबंधित संज्ञान रखते हैं, पर्यावरणविद। भूगोलवेत्ता, जो भूगोल है, भूगोल भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है, भूगोलवेत्ता। भूगर्भवेत्ता, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, भूगर्भवेत्ता है। नंबर 9 अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि उनमें पाई जाती है जो अस्तित्व पर चिंतन करते हैं, मानव के अस्तित्व पर। मानव पहले क्या था, आज क्या है,
मुगल काल में क्या हुआ होगा? इतिहासकार, अस्तित्व वेदा है, इतिहासकार, संत महात्मा दार्शनिक, संत महात्मा दार्शनिक। अब ये मत सोचना कि सर दार्शनिक में तो पहले भी आया था। दार्शनिक तो एक वो होता है आपके तार्किक बुद्धि वाला, उसमें तो तर्क होता है दार्शनिक में। तो सर अस्तित्ववादी लिखेंगे या फिर हम तार्किक लिखेंगे? दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। ये मैंने ऑथेंटिक बुक्स से लिखे हैं दोनों। तो इतिहासकार, संत महात्मा दार्शनिक आदि मानव शास्त्री, ये सारे लोग जो हैं ये अस्तित्ववादी होते हैं। मानव शास्त्री जो मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, पहले मानव कैसा था, आज कैसा है। नंबर 10 में जो है वो धार्मिक आध्यात्मिक बुद्धि है। दोस्तों इस पर अभी बातें चल रही है। धार्मिक आध्यात्मिक बुद्धि में किस किस को शामिल किया जाएगा, ये अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये थी दोस्तों 10 बुद्धि। 7 गार्डनर बताते गए थे। आपको याद रखना है मूल रूप से, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। गार्डनर की किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। 7 खंड वो बता के गए थे। 8वां 2008 में 1998 में जुड़ा है, 9वां 2000 में जुड़ा है, 2018 में 10वां जुड़ा है। यहाँ से दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आएगा जो आपने लिखा है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, हम लोग आराम से ऑप्शन कह सकेंगे। ये थे दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत। कल के वीडियो में दोस्तों हम लोग बुद्धि लब्धि पर बात करेंगे। बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र पर बात करेंगे, वहां से हम लोग बुद्धि लब्धि निकालेंगे। कल का वीडियो भी बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे और उन पे नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आ पाएगा। आज ही दोस्तों अभी एजुकेशन मैनेजमेंट का दूसरा वीडियो आने वाला आपके सामने थोड़ी देर बाद, तो आप लोग ये बनाएं। तब तक हम एजुकेशन मैनेजमेंट का अगला वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते रहेंगे। आप लोगों ने इतनी देर सुना, आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए इतना मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।